नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स। लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, 3 सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 4 ओनली। देखिए, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी का एक इंडिकेटर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड सर्विसेज सेक्टर में। इससे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटी कितना अच्छा सा चल रहा है। देखिए, पीएमए अगर 50 से ऊपर है, इसका मतलब है बिजनेस एक्टिविटी का एक्सपेंशन हुआ है। 50 से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अगर 50 है तो नो चेंज है। ठीक है, तो ये हर मंथ के स्टार्टिंग में रिलीज होता है, राइट? तो इट इज़ कंसिडर्ड ए गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हमें यह पता चल जाता है हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना अच्छा से चल रहा है, राइट? आप देखिए स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है पीएमई इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। बिल्कुल सही। फिर 2 और 3 गलत है दोस्तों। एक तो स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ है, इधर उल्टा लिखा है। 50 से ऊपर है तो बेसिकली एक्सपांशन होना चाहिए एंड 50 से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। ठीक है, एंड 4 ऑब्वियसली सही है। इट इज़ अ गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। देखिए, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 7 अदर मेंबर्स। बिल्कुल सही है दोस्तों। वैसे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट में पास हुआ एक स्टैट्यूट से बना हुआ बॉडी है। स्टैट्यूट मतलब लॉ, राइट? 12 अक्टूबर 1993 को एस्टैब्लिश हुआ था एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था, राइट? इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो इसमें 7 मेंबर्स हैं प्लस चेयरमैन है। चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वैसे इनका पूरा फंक्शंस क्या इधर लिखा है, राइट? स्टेटमेंट्स देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट तो सही है, ए चेयरमैन एंड ए 7 अदर मेंबर्स। फिर NHRC investigates grievances regarding the violation of human rights either suo moto or after receiving a petition। देखिए, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है suo moto। suo moto मतलब अपने आप, मतलब कोई पिटीशन देने की जरूरत नहीं है। अगर NHRC को ये लगा कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, एंड इट हैज द पावर्स ऑफ बोथ सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ। देखिए, NHRC इंटरिम रिलीफ तो प्रोवाइड करते हैं पर ओनली फॉर सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस के लिए इनके पास पावर नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग पर्स, चूज द करेक्ट वन। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। देखिए, एक एक सेंचुरी कहाँ पे देख लेते हैं। रंगनाथिट्टू पेट सेंचुरी, ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में इसे पक्षी काशी भी बोलते हैं। ठीक है, कर्नाटका में मांड्या डिस्ट्रिक्ट में है। फिर दीपोर बिल, दीपोर बिल के बारे में तो काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है दोस्तों, अक्सर ये न्यूज़ में आते रहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में है, बेसिकली आसाम में। फिर वेरावदार बर्ड सेंचुरी, ये गुजरात में स्थित है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, राइट? एंड इट इज़ रेकग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्क ऑल्सो, ध्यान दीजिएगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। ये गलत लिखा है, वेरावदार बर्ड सेंचुरी ये भी गलत लिखा है, गुजरात में है। सो ऑप्शन 2 ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लिंक श्रीनगर टू ले। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी जोजिला पास। देखिए, जोजिला एक हाई माउंटेन पास है, लद्दाख में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है, राइट? ये लेह एंड श्रीनगर को लिंक करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड कश्मीर। ये विंटर टाइम में क्लोज रहते हैं बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। एंड 2018 में एक जोजिला टनल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये टनल जो है एशिया का लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रैटेजिक बाई डायरेक्शनल टनल है, मतलब एक ही टाइम पे टू एंड फ्रो जर्नी हो सकता है। बेसिकली 2 टनल है इसमें। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन डी जोजिला पास। वैसे हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाया भी था, आपने शायद वो देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों।
एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके टॉप ऑफिशियल का नाम है, सॉरी पोस्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसे हम DGCA बोलते हैं, ठीक है। तो एविएशन से रिलेटेड है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 के हिसाब से बना था, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू एंड फ्रॉम एज वेल एज विद इन इंडिया, ठीक है। इंडिया से जो एयरक्राफ्ट जाते हैं, जो इंडिया की तरफ आते हैं, एंड इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक सर्विसेज होता है, इन सबका रेगुलेशन DGCA करते हैं, राइट। एंड इट इज ए नोडल एजेंसी टू कोऑर्डिनेट ऑल रेगुलेटरी फंक्शंस विद द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने भी कोऑर्डिनेशन करना है, इसके लिए इंडिया में नोडल एजेंसी ऑब्वियसली DGCA होगा। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डिटेल से जो लिखा है दोस्तों आप पढ़ सकते हो, मतलब कौन कौन से लाइसेंस ये प्रोवाइड करते हैं, SPL, PPL, कॉमर्शियल पेरिल लाइसेंस, ये सब DGCA इशू करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C3 ओनली। देखिए हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी एजुकेशनल, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इनके टेन्योर वैसे 6 ईयर्स का होता है और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो एयरली आता है उसी के हिसाब से इन्हें रिटायर होना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, इधर आपको पूछा है आफ्टर द इलेक्शन इज नोटिफाइड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्सटेंड द इलेक्शन प्रोसेस। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कुछ सर्कमस्टेंसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन प्रोसेस को, मतलब इलेक्शन नोटिफाई करने के बाद भी एक्सटेंड कर सकता है, जैसे कि एक्सटेंशन 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और शुड नॉट गो बियॉन्ड द डेट ऑफ नॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और द असेंबली। देखिए लोकसभा और असेंबली दोनों का जो टाइम है, टेन्योर है, वो 5 साल का होता है, तो इनका 5 साल खत्म होने के बाद तक एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों सर्कमस्टेंसेस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकता है आफ्टर द इलेक्शन इज नोटिफाइड, ठीक है। तीसरा तो सिंपल स्टेटमेंट है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मैंडेटेड टू होल्ड इलेक्शन एट एनी टाइम विद इन द 6 मंथ्स बिफोर द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। मतलब नॉर्मल इनका जो डिसोल्यूशन टाइम आता है, मतलब 5 साल खत्म होने से 6 महीने पहले कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस कंडक्ट करा सकता है, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर कजाकिस्तान। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। सो द आंसर इज ऑप्शन B 2, 3, 4, 5, 6 ओनली। कजाकिस्तान का मैप आप देख लीजिए, वेस्टर्न साइड में आपको कैस्पियन सी दिख रहा है, फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज है रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो तजाकिस्तान इज नॉट बॉर्डरिंग कजाकिस्तान। ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये सब एस्टवेल USSR का पार्ट था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन B 2, 3, 4, 5, 6 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसी एक्ट के थ्रू NMA बना था। अब आप स्टेटमेंट 3 देख लीजिए, इधर लिखा है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ NMA। बिल्कुल सही है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का चेयरमैन बन जाता है। अब आप स्टेटमेंट 2 देख लीजिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। देखिए इसमें लिखा है इट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इश्यू द रिकमेंडेशन फॉर कैरिंग आउट एनी रिपेयर रिनोवेशन इन एनी प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द मिनिमम रेगुलेटेड एरिया। ये जो मिनिमम रेगुलेटेड एरिया लिखा है ना दोस्तों, यही गलत है। देखिए जितने भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, इसके 100 मीटर रेडियस में इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड एरिया, ठीक है। और इधर जितने भी कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन एक्टिविटीज करना है तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी का परमिशन चाहिए। और ये 100 मीटर के बाद 200 मीटर का जो रेडियस होगा ना, इसको बोलता है रेगुलेटेड एरिया। अब ये रेगुलेटेड एरिया में अगर कोई रिपेयर, रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन कुछ भी करना है तो सबसे पहले नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का रिकमेंडेशन तो चाहिए, पर इधर के लिए फाइनल अप्रूवल एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगा, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। वो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो 200 मीटर का जिसे हम रेगुलेटेड एरिया बोल सकते हो, इधर जितने रिपेयर रिनोवेशन होगा उसमें NMA इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट इधर गलत हो जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप ध्यान दीजिएगा, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन C 1 and 3 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 9, एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट इज रिलीज बाय, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इसे रिगार्डिंग रिसेंटली एक न्यूज़ आया था। वैसे दोस्तों ये यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट है। ये ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिलीज़ करते हैं। ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में जितने कंपनीज़ है, प्रोडक्ट्स है, इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब उसमें कॉपीराइट आता है, पेटेंट्स आता है, ट्रेडमार्क्स आता है, इससे रिगार्डिंग क्या क्या ट्रेड बैरियर्स है ये बताता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कोई आइडिया की ज़रूरत नहीं है, बस आप यही ध्यान दीजिएगा ये कौन रिलीज़ करता है। ठीक है, एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन स्कीमर स्टेटस इन IUCN लिस्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, वल्नरेबल। देखिए इंडियन स्कीमर से रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था रीजनली द हिंदू में। वैसे देखिए इंडियन स्कीमर का साइंटिफिक नेम है रिंचोप्स आल्बिकोलिस। ये बेसिकली रिसेंटली साइट हुआ था सेंट्रल इंडिया में नियर चंबल रिवर एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में एक्सेट्रा। एक एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर बेड स्पीशीज है, आप इधर फोटो देख सकते हो। बेसिकली चंबल रिवर जो है ये इट इज़ द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द बर्ड। इंडियन स्कीमर का ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड चंबल रिवर है। एक कलरफुल बर्ड है, इसका ब्लैक कैप है एंड ऑरेंज बिल है एंड वंस वाइडली फाउंड इन मेजर रिवर्स एंड एस्टुअरीज। पहले ये कई सारे स्टेट्स में दिखता था, पर आजकल ये केवल नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिखता है एंड स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस में ये वल्नरेबल है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, वल्नरेबल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए दोस्तों, पंजाब में प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी लैप्स होने के बाद SPG के बारे में काफ़ी न्यूज़ आया था। वैसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हमारे देश में केवल प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन देते हैं। इनके बाद जितने VVIPs आते हैं इन्हें इज़ेड प्लस, इज़ेड, फिर VVIPs को X सिक्योरिटी, फिर Y सिक्योरिटी ऐसा प्रोवाइड करते हैं। वैसे SPG के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। वैसे SPG रईस हुआ था 1985 में। ये प्राइम मिनिस्टर को भी सिक्योरिटी कवर देते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को भी देते हैं एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर लिखा है सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर इमीडिएट फैमिली आफ्टर दे लीव द ऑफिस। वैसे देखिए दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ने के बाद 5 साल तक SPG इन्हें प्रोटेक्शन देते हैं और इनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी। ठीक है, तो ये 1 year जो लिखा है ये गलत है। फिर है सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट मेक्स द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑल असिस्टेंस टू SPG ड्यूरिंग द PM's मूवमेंट। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। वैसे SPG प्राइम मिनिस्टर को गार्ड तो करता है, पर प्राइम मिनिस्टर जब कोई और स्टेट में जाता है तो जितने भी उधर का सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ये SPG का एक्ट कहता है। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर पंजाब जाते हैं तो पंजाब की जो स्टेट पुलिस है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी कवर देना। नहीं तो SPG उनके जो ब्लू बुक, बेसिकली SPG का एक ब्लू बुक रहता है जिसके अंदर पूरा इनका मैंडेट के बारे में लिखा हुआ है। इसके अनुसार जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है प्राइम मिनिस्टर को कवर देना। ठीक है, देखिए इधर लिखा है इसके बारे में, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी, एवरी इंडियन मिशन, एवरी लोकल और अथॉरिटी और एवरी सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी एक्ट इन नीड ऑफ डायरेक्टर और एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, मतलब SPG के जो डायरेक्टर जो ऑर्डर देते हैं उसका पालन करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कोई लोकल अथॉरिटी हो या कोई बाहर कोई इंडियन मिशन हो या कोई स्टेट के अंदर कोई मिलिट्री अथॉरिटी है वो हो, उन सबको SPG के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना होगा, वही बताया है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option D, all of the above। तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए UN चार्टर के अंडर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर मेंबर स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स रहते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए चुने जाते हैं। वैसे अब इंडिया भी
एक नॉन परमानेंट मेंबर है, इंडिया का 2021-22 तक टेन्योर रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, फॉर एनी रेजोल्यूशन टू पास 9 मेंबर्स आउट ऑफ 50 शुड वोट इन फेवर इंक्लूडिंग द कंकरिंग वोट्स ऑफ परमानेंट मेंबर्स। देखिए यूनाइटेड नेशंस का कोई भी रेजोल्यूशन है वो पास होने के लिए 15 मेंबर्स से 9 का तो वोट चाहिए चाहिए। उसके अलावा जितने भी परमानेंट मेंबर्स है लाइक यूएसए, चाइना, रशिया, यूके एंड फ्रांस, इनका कंकरेंस भी चाहिए। इसमें से एक भी अगर ना बोलेगा तो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है। इसलिए इंडिया जैसे कंट्रीज ये बोलता है यूनाइटेड नेशंस में एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ये 5 कंट्रीज जो सोचते हैं वही होता है। अगर ये मना करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। वैसे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 13 इज ए मैप क्वेश्चन। निकरागुआ इज लोकेटेड बिटवीन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, Pacific Ocean and the Caribbean Sea। देखिए दोस्तों मैप, यह है निकरागुआ, एक कैरिबियन कंट्री है। इसके वेस्टर्न साइड में आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है, वैसे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, एंड ईस्टर्न साइड में कैरिबियन सी। कैरिबियन सी इज ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। देखिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, डेली न्यूज़ में हमने 2-3 बार आपको बताया है, और एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टैक्स रेट ऑन इनपुट जब फिनिश गुड से ज़्यादा हो जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक गुड बनाने के लिए, अब क्या बोलूँगा मैं, मान लीजिए एक टीवी बनाना है, ठीक है। अब टीवी बनाने के लिए काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, जैसे कि मॉनिटर चाहिए, उसका जितने भी डायोड्स होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक छोटे मोटे अप्लायंसेस होगा, वो सारे मिला के फिर टीवी बनता है। आप जब एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, उनको एक एक कंपोनेंट जब वो खरीदेगा, मतलब रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, उसका भी अलग टैक्स देना पड़ता है। उन सारे कंपोनेंट्स का टैक्स मिलके जब पूरा टीवी का टैक्स से ज़्यादा हो जाता है ना, उसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसे लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब एक टीवी बनाने के लिए जितने कंपोनेंट्स चाहिए, उस कंपोनेंट्स का जो टैक्स है कुल मिला के, वो टीवी जो फिनिश प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा हो जाता है, उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही लिखा है। फिर अंडर जीएसटी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज आइडेंटिफाइड ओनली फॉर गुड्स एंड नॉट फॉर सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो केवल गुड्स में दिखेगा आपको, सर्विस में कहाँ दिखेगा। सर्विस मतलब कोई किसी को सर्विस करके दे रहा है, उसमें नहीं है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, ये इधर थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है। इधर तो टायर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा है। टेक एन इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ टायर इंडस्ट्री, द टैक्स रेट ऑफ नेचुरल रबर परचेस्ड इज 10%, वेयरएज टैक्स रेट ऑन रबर टायर इज 5%। देखिए टायर बनाने के लिए नेचुरल रबर की ज़रूरत है। जब कोई मैन्युफैक्चर नेचुरल रबर खरीदेंगे उसका टैक्स होगा 10%, जब वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे टायर बन जाएगा उसका केवल 5% है। तो इसको बोलते हैं जब आउटपुट टैक्स रेट ज़्यादा है इनपुट से, उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 14, again map question। Zemu glacier is located in which of the following state or union territories? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B, सिक्किम। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। देखिए मेजर ग्लेशियर्स इधर मैं एक मैप में प्रोवाइड किया हूँ। वैसे आप जम्मू में देखोगे हिस्पार है, बियाफो है, बेल्तारो है, सियाचिन है, एंड इधर हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में गंगोत्री है, मीलम है, पिंडारी है। फिर सिक्किम में इधर आपको दिख रहा है जेमू, ठीक है। ये जो है जेमू ग्लेशियर है, तो ध्यान दीजिएगा जेमू ग्लेशियर इज इन सिक्किम। वैसे जेमू ग्लेशियर ड्रेन्स द ईस्ट साइड ऑफ कांचनजंगा, द वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट माउंटेन। द ग्लेशियर इज सोर्स ऑफ वाटर फॉर न्यूमरस रिवर्स, ठीक है। ऑब्वियसली एक ग्लेशियर जो है न्यूमरस रिवर्स के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं। ये ईस्टर्न हिमालयस में लार्जेस्ट ग्लेशियर है, अबाउट 26 किलोमीटर लेंथ है, एंड कांचनजंगा के बेस में लोकेटेड है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, सिक्किम। आज का लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रानी वेलु नाचियार, विचार करेक्ट। देखिए रानी वेलु नाचियार के बारे में एक वीडियो मैंने एक हफ्ते पहले अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो इसका आंसर आराम से दे पाओगे। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, रानी वेलु नाचियार वाज बोर्न इन 1730 AD एंड वाज ए मेंबर ऑफ रामनाथ किंगडम। बिल्कुल सही। रामनाथ किंगडम का लोकेशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए साउथ इंडिया है, ये केरला है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के साउथ ईस्टर्न पोर्शन में इस तरह एक प्रोजेक्शन है,
जो रामेश्वरम आइलैंड की तरफ जाते हैं। ठीक है, रामेश्वरम आइलैंड के बाद राम सेतु ब्रिज है, इधर से आप समुद्र की तरफ 40 किलोमीटर जाओगे तो आप श्रीलंका पहुंच जाओगे, ऐसा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर पड़ता है दोस्तों रामनाथ। ये रामनाथ एक्चुअली पुराना नाम है आज का रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट का। रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के अंडर आता है रामेश्वरम आइलैंड, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। राइट, अब देखिए, तो रामनाथ किंगडम के एक मेंबर थी रानी वेलु नाचियार। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन क्वीन टू वेज वॉर विद द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सेकंड नहीं, शी वॉज द फर्स्ट। ठीक है, फिर इन कोलैबोरेशन विद हैदर अली एंड गोपाला नायकर शी वेज्ड ए वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड एमर्ज्ड विक्टोरियसली। देखिए ये बात भी सही है। एक्चुअली रानी वेलु नाचियार और हैदर अली की जो दोस्ती है वो काफ़ी गहरी थी। तो हैदर अली जो किंग ऑफ मैसूर थे उस टाइम पे, हैदर अली का बेटा है टिप्पू सुल्तान, ये भी आपको पता होगा। हैदर अली के सहायता से, हैदर अली के साथ साथ और एक राजा थे गोपाला नायकर, ही बिलोंग टू तमिलनाडु। तो हैदर अली और गोपाला नायकर के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और कुछ डिटेल्स इधर लिखा है, आप पढ़ सकते हो। सो द आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।